नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। बड़ी खबर आप जानते हैं क्या है? बड़ी खबर ये है, अभी जो जानकारी आ रही है वो ये है कि बाइडेन साहब वो कहते हैं कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़ाना। 12 दिन के अंदर, युद्ध शुरू होने के 12 दिन के अंदर, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है वो युद्ध के मैदान में सीधे मिलने आता है इजराइल के प्रधानमंत्री से, तो इसका मतलब आप जानते हैं वो भी तब जब जर्मन चांसलर को बकायदा इवैक्यूएट कराना पड़ा क्योंकि एयर रेड सायरन हो रहे थे। वो भी तब जब बकायदा अब यूरोपियन यूनियन की वॉन डर लेन उनको बकायदा इवैक्यूएट कराना पड़ा। और तब बाइडेन उस दरमियान आ रहे हैं बमों के, अगर कहा जाए साए में, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने पैनिक बटन दबा दिया है। लेकिन वो अमेरिका अगर यह कह रहा है कि इजराइल ने हमला नहीं किया है उस अस्पताल पर, तो क्या बाइडेन आने वाले समय में सीआईए का इन्वेस्टिगेशन देना चाहेंगे? क्योंकि बगैर उसके इन्वेस्टिगेशन के तो वो बोलते ही नहीं है शायद। या व्हाइट हाउस का इन्वेस्टिगेशन था या पेंटागन का था, किसका इन्वेस्टिगेशन था? उन्होंने कहा कि जो हमला हुआ उसमें इजराइल नहीं है, कोई दूसरी पार्टी है। शुरुआत पहली बड़ी खबर से। बाइडेन ने गाजा और वेस्ट बैंक को मदद का ऐलान किया। बड़ी खबर, गाजा और वेस्ट बैंक को $100 मिलियन की मदद। बाइडेन ने कहा हम आतंक के नियमों से नहीं जीते, कानून के शासन में रहते हैं। हमास का हमला 9/11 जैसा 15 हमलों के बराबर, बाइडेन ने कहा। इजराइल जैसे छोटे देश के लिए बहुत बड़ा हमला है, बाइडेन ने कहा। अमेरिका इन काले दिनों में इजराइल के साथ रहेगा, बाइडेन ने कहा। ब्लिंकन जब आए थे उन्होंने 10/9/11 बोला था, इन्होंने 15 कर दिया। अब कोई और आएगा वो 20 भी कह सकता है। गंभीर हमला है, लेकिन क्या हमले का जवाब आतंकियों की जुबान में दिया जाएगा? बड़ी खबर एक और आ रही है। इजराइल के दौरे पर बोले यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, मेरी वर्तमान प्राथमिकता बंधकों को मुक्त करना है। बाइडेन ने कहा यूएस कांग्रेस से इजराइल को सहायता बढ़ाने का आग्रह करूंगा। अर्जेंटीना में एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी इजरायली दूतावास खाली कराया गया। बम होने की अफवाह के बाद दूतावास को खाली कराया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दूतावास बिल्डिंग में तलाशी अभियान जारी है। एक और बड़ी खबर, लद्दाख में 13 गीगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार। कैबिनेट ने दी 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी। देश में एक नई इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी का आभार जताया। एक और बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की है। दूसरी सूची में 53 उम्मीदवारों के टिकट फाइनल किए हैं। कांग्रेस ने 10 पुराने विधायकों का टिकट काटा। सातवीं बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की तारीख में बदलाव की मांग। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। दूसरे दौरे की वोटिंग 17 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर करने की मांग की गई है। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है वो ये है कि सीएम गहलोत के ओएसडी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है। ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर 3 नवंबर तक रोक रहेगी। राजस्थान फोन टैपिंग केस में आरोपी हैं ओएसडी लोकेश शर्मा। 9वीं बड़ी खबर, ईडी की शक्तियों सीमाओं को चुनौती देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई को तैयार हो चुका है। सर्वोच्च अदालत 22 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी। इन सभी खबरों के साथ अब वो 5 कर्टन रेजर खबरें आपके लिए देखना जरूरी है जो ये बताएंगी कि आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। सबसे पहली शुरुआत तो आप जानते ही हैं, ये तस्वीर है, ध्यान से देखें अब आप ये तस्वीर तब की है जब हमला होने के बाद की सुबह पार्किंग लॉट में लोग गए और उन्होंने देखा क्या था वहां पर। मेरा सवाल यह है बड़ा छोटा सा, क्या इतनी इंटेंसिटी का बम हमास के पास है जो मिसफायर होकर यहां गिरेगा? गाजा में अस्पताल की आग ने दुनिया को बांट दिया है, क्या यह नरसंहार विश्व युद्ध कराएगा? दूसरी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो देखिए जरा। दूसरी खबर, आधी रात मुस्लिम देशों में आग क्यों लगी? बदले की चिंगारी कहीं वर्ल्ड वॉर ना करा दे, चिंताजनक बात है। तीसरी खबर, अस्पताल पर हमला, हमास का सेल्फ गोल या इजराइल का रोल? आज 500 जान लेने वाले रॉकेट का आसमानी रास्ता दिखाएंगे। बड़े सारे सवाल हैं, फैक्ट चेक करना जरूरी है। चौथी खबर, बाइडेन के हाथ में क्लीन चिट वाला दस्तावेज, इजराइल पहुंचने से पहले सीआईए और पेंटागन ने उन्हें क्या बताया? और पांचवी खबर, ईरान की धमकी, हमास का प्लान, टाइम इज ओवर। शवों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस, महायुद्ध पर लगाई मोहर। इन सभी खबरों के बीच में अब बारी है
उस सेगमेंट की जिस सेगमेंट से हम रोज ओपन कर रहे हैं। 12वें दिन की वॉर रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये तस्वीरें गाजा की हैं। लेकिन आज की सबसे शॉकिंग इमेज जो थी वो थी कैसे लेबनान बॉर्डर पर तेज हो रही है जंग की चिंगारी। वो थी 12 दिन बाद गाजा में कैसे हालात हैं, और वो तस्वीर थी आज की सबसे शॉकिंग, अस्पताल में बमबारी के बाद की सुबह। ये रिपोर्ट देखें। लेबनान बॉर्डर की तरफ से इजरायली मिलिट्री बेस पर गाइडेड मिसाइल से हमले। आईडीएफ ने भी लेबनान के 2 गांवों पर बरसाए गोले। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर हमले का नया वीडियो जारी किया। इजरायली सैनिक को रॉकेट अटैक में ढेर किया गया। लेबनान बॉर्डर से इजरायल के रस अल नकोरा एयरबेस पर हमला। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से टारगेट किया गया। गाजा का देर रात इजरायल पर ताबड़तोड़ हमला। हमास ने एक साथ कई रॉकेट दागे। गाजा के अस्पताल पर हमास के हमले का सबूत देगा इजरायल। इजरायल का हाथ नहीं होने के बारे में दुनिया को बताएगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की इमरजेंसी बैठक हुई। बैठक में ईरानी विदेश मंत्री ने इजरायल पर प्रतिबंध लगाने, तेल की आपूर्ति रोकने और राजदूतों को वापस बुलाने की जरूरत पर जोर दिया। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद फिलिस्तीनी समर्थकों की गोलीबारी। यरूशलेम के अबू दिस शहर में एक शिविर पर फायरिंग की। वेस्ट बैंक में कुछ देर पहले फिर भड़की विरोध प्रदर्शन की चिंगारी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी की। इजरायल की वॉर कैबिनेट में बाइडेन का ऐलान। अमेरिका इजरायल की रक्षा के लिए था और रहेगा। संकट की घड़ी में आप अकेले नहीं हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक गाजा में 3500 से ज्यादा की मौत, 12,500 घायल और 1300 से ज्यादा लापता हुए। आज बाइडेन ने एक बात कही। इजरायल में आने के बाद बाइडेन ने कहा कि आतंकवादी अंधेरे में ऑपरेट करते हैं लेकिन आप लाइट में ऑपरेट करते हैं। बाइडेन ने एक और बात कही, और वो बात यह थी कि हम आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक हमारे बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जाने देंगे। और कैसे हमास अब यह कह रहा है कि हमले बंद करो, हम तुरंत बंधकों को छोड़ देंगे। यह बहुत बड़ी मिस्ट्री है। दोनों पोस्चरिंग सामने दिखाई दे रही हैं। फिक्र आपकी में आज की टॉप स्टोरी जो है वो ये हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए अब आप। ये है वो पार्किंग लॉट जहां पर एक हाई इंटेंसिटी बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है। इसका इन्वेस्टिगेशन हम आपको इसी चैनल पर करके दिखाएंगे, लेकिन 2 छोटे छोटे सवाल। पहला, एक पार्किंग लॉट में धमाका होता है जिसका जो पूरा डायामीटर है वो लगभग 300-400 मीटर के आसपास अफेक्ट होता है, राइट? क्या इतना बड़ा रॉकेट हमास के पास था? नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, अगर हमास का रॉकेट मिसफायर किया, सपोज करिए हाइपोथेटिकली हमास का रॉकेट मिसफायर किया, तो कैसे यह संभव है कि उस रॉकेट की एग्जैक्ट जियो टैगिंग नहीं हो पा रही है? एक वेग सा वीडियो आ रहा है, यहां से उड़ा, यहां गिर गया, और वहां पर धमाका, वहीं पर हॉस्पिटल। गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर देर रात जो रॉकेट अटैक हुआ, हमले में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। ये वाला वीडियो चलाइएगा प्लीज। साथ ही करीब 25 डॉक्टरों की भी मौत का दावा। हमला किसने किया, कैसे किया, यह अभी जांच का विषय है। बाइडेन ने हालांकि टिक मार्क लगा के बोल दिया कि नहीं, इसके पीछे इजराइल नहीं। आईडीएफ हमास और इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हमास और मुस्लिम देश इजराइल को हमले का कसूरवार मान रहे हैं। हमला किसने किया यह हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमले के बाद गाजा में युद्ध की भयावहता आपको देखनी चाहिए।
युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, दोनों तरफ से बस हार होती है। हार इंसानियत की, हार जिंदगी की। इजराइल हमास के बीच जंग चल रही है, लेकिन इन बेगुनाहों की क्या गलती है? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो बदले की आग में इन बेकसूरों का खून बहाया जा रहा है? गाजा के अल अहली अरबी अस्पताल पर बीती रात रॉकेट अटैक हुआ। अस्पताल की बिल्डिंग धमाके की आग में धधक उठी। आग की लपटें ठंडी पड़ी तो आंसुओं और चीख पुकार का सैलाब आ गया। अस्पताल में चारों तरफ लाशों के ढेर लग गए। फर्श पर कोई मासूम घायल पड़ा था, कोई युवा दर्द से कराह रहा था, तो कोई बुजुर्ग अपनों को खोने पर आंसू बहा रहा था। जैसे ही ये तबाही का मंजर दुनिया के सामने आया, सबको झकझोर गया। क्या आपने पहले कभी ऐसा देखा है? हमले के बाद अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो युद्ध की भयावहता दर्शा रही है। कहीं मारे गए लोगों का सामान बिखरा है, तो कहीं मातम का सन्नाटा पसरा है। तस्वीरें ऐसी हैं कि साफ दिखाएंगे तो आप विचलित हो जाएंगे। दुर्भाग्य देखिए, अस्पताल से लोग ठीक होकर अपनों के बीच लौटते हैं। आज गाजा के अस्पताल से कई लोग अपनों को खोकर वापस लौटे हैं। साफ है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। डॉक्टर्स इलाज करते वक्त ये नहीं देखते हैं कि सामने आतंकी है या पुलिस वाला। कम से कम वो इलाका तो छोड़ देना चाहिए। ये कितनी बड़ी तबाही है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि गाजा में 12 दिन में हमले में 3500 लोग मारे गए हैं, जबकि इसमें अकेले 500 लोगों की मौत कल के अस्पताल हमले में हुई है। अब सवाल यह है कि अटैक किसने किया? क्या यह हमास का कोई रॉकेट मिसफायर हुआ या इजराइल के बिना किसी वार्निंग के ये नरसंहार किया गया? इस पर हमास का क्या दावा है, पहले आपको यह बताते हैं। हमास ने कहा कि गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में इजराइल ने बमबारी की है। यह नरसंहार है जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका निर्मित मार्क 84 बम का इस्तेमाल किया गया। इस बम का कुल वजन 925 किलोग्राम है, जिसमें भरे विस्फोटक का वजन करीब 450 किलोग्राम है। इतने भारी वजन वाले विस्फोटक की सामग्री 800 मीटर के दायरे में किसी भी जिंदा इंसान को मार सकती है। सवाल खड़ा यह होता है कि हमास के पास ये डिटेलिंग कहां से आ गई? सोचने वाली बात है। ईरान और तुर्की का भी दावा है कि इजराइल ने अमेरिकी हथियार JDAM और अमेरिकी बम मार्क 84 से अस्पताल पर हमला किया, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। लेकिन इन दावों के उलट इजराइल ने क्या दावा पेश किया? कौन से वीडियो सबूत दिखाए? इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने क्यों इसे हमास का इस्लामिक जिहाद कहा? यह आपको बताने से पहले आपको बता दें कि 3 जगह से इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहले IDF की ब्रीफिंग, उसके बाद नेतन्याहू ने कहा, फिर उसके बाद भारत में जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा, और फिर बाइडेन ने कह दिया कि ये इजराइल का हाथ नहीं। ये रिपोर्ट देखें। 17 अक्टूबर शाम 6:59 पर गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में धमाका हुआ था। हमास और फिलिस्तीन ने इस धमाके में 500 लोगों के मारे जाने का दावा किया था। ब्लास्ट के तुरंत बाद अल जजीरा न्यूज चैनल ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया और विस्फोट के करीब 6 घंटे बाद ट्वीट किया। इजराइल के अल अहली अरब अस्पताल पर हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। अस्पताल में घायलों का इलाज हो रहा था और बमबारी से बचने के लिए शिविर बनाए गए थे। अल जजीरा के इस ट्वीट के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी करके इसे इस्लामिक जिहाद बताया।
I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Hali Al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. आईडीएफ ने अल जजीरा के ट्वीट का जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, हम पर दोष मढ़ने से पहले अपना वीडियो फुटेज देखो। शाम 6:59 पर एक रॉकेट मिसफायर हुआ। शाम 6:59 पर ही अस्पताल में धमाका हुआ। इस वीडियो के अलावा ये 2 सैटेलाइट तस्वीरें भी धमाके से पहले और बाद की बताई गईं। धमाके के बाद अस्पताल की पार्किंग में काले निशान नजर आए। इजराइल ने इसके बाद एक और सबूत एक और वीडियो से दिया। ये इजराइल के सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है। इसमें इजराइल की बॉर्डर बाड़ नजर आ रही है। दूसरी तरफ गाजा है। गाजा पट्टी से रॉकेट उड़े, तभी गाजा पट्टी के क्षेत्र में एक मिसफायर रॉकेट से तेज धमाका हुआ। इजराइल ने धमाके की एनालिसिस का एक और वीडियो जारी किया। इसमें दिखाया गया कि इजराइल के हमले के बाद जहां मिसाइल या बम गिरते हैं उसकी हालत क्या होती है। कल के हमले में पार्किंग वाली जगह कोई गड्ढा नहीं बना, जबकि इजराइल ने पहले जहां भी हमले किए वहां 7 से 19 मीटर के गड्ढे बनते हैं। इजराइल ने पीआईजे के 2 लड़ाकों की बातचीत टैप करके ऑडियो सबूत भी जारी किया। بقول لك اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الاسلامي هاي ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد الاسلامي انه من عندنا هذا شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك بيحكوا ان الشظايا تبعت الصاروخ انه الشظايا محليه مش زي شظايا ايش بتقول इजराइल के इन तमाम दावों के बावजूद सवाल जस का तस है, ये नरसंहार किसने किया और उसका मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इजराइल ने कहा है कि वो सारे सबूत प्रेजेंट करेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र कर रहे हैं वो। लेकिन एक छोटे से सवाल का जरा जवाब तो बताइए आप सभी लोग। अभी तक हमास ने सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक और सबसे लीथल अटैक कब किया था इजराइल पर? तब जब 7 अक्टूबर को उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, एक साथ उन्होंने कई रॉकेट से हमला किया। ठीक है, और कुछ रॉकेट्स को आयरन डोम नहीं रोक पाया, यह भी समझ में आता है। ठीक है, उनमें से कोई भी रॉकेट जो फूटा जिससे इजराइल पर हमला हुआ वो इतनी क्षमता वाला क्यों नहीं था अगर यह हमास का रॉकेट था तो? इस सवाल का जवाब क्या है? क्या हमास ने मिसफायर करने के लिए इस रॉकेट को बचाकर रखा? और उससे भी बड़ा सवाल, जो हैवी ड्यूटी वेपन्स होते हैं उनकी जियो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा शार्प होती है, वो लूज कैनन रॉकेट्स नहीं होते। गाजा के इस अस्पताल में सिर्फ घायल और बीमार नहीं थे, बल्कि कम से कम 6000 ऐसे लोग थे जिन्होंने इजराइल की एयर स्ट्राइक से बचने के लिए शरण ली थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अस्पताल पर शनिवार को भी इजराइल का हमला हुआ था। तब हमले में 4 लोग घायल हुए थे और इसके बाद यहां शरण लिए हुए 5000 लोग कहीं और चले गए। बाकी बचे 1000 लोग यहां पर मौजूद थे। इनमें बुजुर्ग, अपाहिज, घायल, बच्चे और महिलाएं शामिल थे। इजराइल का विरोधी खेमा इसीलिए इसे वॉर क्राइम कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता रहा है। ऐसे में जिनेवा कन्वेंशन के नियम क्या कहते हैं, इसे जानना जरूरी है। आर्टिकल 18 के मुताबिक असैनिक अस्पताल पर किसी भी हालत में हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अस्पताल में घायल, बीमार, अक्षम और गर्भवती महिलाओं का इलाज होता है। आर्टिकल 21 के मुताबिक घायल और बीमार नागरिकों को ले जाने वाले वाहनों, ट्रेन और समंदर में नागरिकों की सहायता के लिए चल रहे जहाज़ों पर हमला नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्कूलों, ऐतिहासिक स्मारकों और दूसरे प्रमुख नागरिक स्थलों पर हमले शामिल नहीं हैं। जानबूझकर ऐसे हमले करना जिसके बारे में पता हो कि इन हमलों से आम लोगों की मौत हो सकती है या उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, युद्ध अपराध कहलाता है।
बिना रक्षा कवच वाले कस्बों, गांव, आवास या इमारतों पर किसी भी तरह का हमला या बमबारी भी युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि यह युद्ध अपराध किया किसने? निर्देशों की जान पर अफसोस के बजाय आरोप प्रत्यारोप का यह शर्मनाक दौर दिखाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लीडिंग। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक तो यूक्रेन और रूस सिर्फ वॉर क्राइम ही कर रहे हैं। रूस मॉस्को तक अपने हथियार, ड्रोन्स पहुंचा रहा है और यूक्रेन मॉस्को तक अपने ड्रोन्स पहुंचा रहा है, और रूस यूक्रेन में जो कर रहा है। जिनीवा कन्वेंशन नामक कोई चीज बची है या नहीं बची है? ये रिपोर्ट देखो। गाजा के अल अहली अस्पताल में नरसंहार पर फिलिस्तीन हमास से लेकर पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल को घेरने में जुटा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसे अक्षम्य अपराध कहा। ما جرى هذه الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر دون حساب। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने कहा कि इजराइल झूठ बोल रहा है और गाजा के अस्पताल में उसने नरसंहार किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल ने जो गुनाह किया उसकी माफी नहीं है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इसके बाद इजराइल को सीधी चेतावनी दी। कहा कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से होगा। इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाके हमले को अंजाम देंगे। इस मिशन के लिए हिजबुल्लाह के 5000 लड़ाके तैयार हैं। हिजबुल्लाह जल्द ही उतरे इजराइल पर धावा बोलेगा। इजराइल की तरफ से भी जवाबी पलटवार हुआ। पीएम नेतन्याहू ने सुबह ट्वीट करके हमास पर आरोप लगाया कि वो अब तक इजराइल के बच्चों की हत्याएं करता था, अब अपने बच्चों को भी मारने लगा। इसके बाद वो जब तेल अवीव में बाइडेन से मिले तो यहाँ भी कहा कि अल अहली अस्पताल पर हमला हमास ने किया। लेकिन गाजा में अस्पताल पर हुआ हमला इजराइल हमास जंग को विस्फोटक मोड़ दे सकता है। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं सामने, धमकियां दी जा रही हैं, उससे लग रहा है कि अब यह आग थमने वाली नहीं है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। किसने हमला किया, कौन गुनहगार है, किसकी साजिश है, अभी इसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन इस घटना ने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है। एक ग्रुप इजराइल के साथ है, दूसरी तरफ मुस्लिम और अरब वर्ल्ड है जो फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर उतर चुके हैं। यकीन मानिए, इस घटना से पहले अमेरिका को दुनिया में कोई भी ना कहने की हिम्मत नहीं रखता था, और अमेरिकी राष्ट्रपति को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा हुआ, समिट कैंसिल कर दी गई। सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। सवाल यह है कि क्या अस्पताल पर अटैक तीसरा विश्व युद्ध कराएगा? और यह हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। तीसरा विश्व युद्ध कोई बोलकर शुरू नहीं होगा। क्या यह हमला किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा है? क्या इजराइल पर ईरान पहला हमला करेगा, फिर अरब की जंग छिड़ जाएगी? इस समीकरण को समझने के लिए यह रिपोर्ट जरूर देखिए। क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? गाजा के अस्पताल में जो हुआ, उसके बाद जिस तरह से ईरान और अरब देशों ने रिएक्ट किया, उससे इसकी आशंका गहराती जा रही है। सबने एक सुर में इजराइल को तो चेतावनी दी ही, उसके साथ ही अमेरिका को भी समझा दिया। हॉस्पिटल पर हमले के बाद यरूशलेम की मस्जिदों से ऐलान हुआ है कि अब सबको जंग के मैदान में उतरना होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, टाइम इज ओवर, यानी समय समाप्त हो चुका है। तो सीरिया में ईरान के दूतावास ने ट्वीट किया, टाइम इज अप, मतलब समय पूरा हो गया। ईरान के राष्ट्रपति ने धमकी दी कि गाजा अस्पताल में घायल फिलिस्तीनी नागरिकों पर गिराए गए अमेरिकी इजरायली बमों की लपटें जल्द ही यहूदियों को भस्म कर देंगी। सऊदी अरब ने इसे इजरायली सेना का बर्बर और घृणित अपराध बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोहरा रवैया छोड़ने को कहा।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, इजरायल की बमबारी की कड़ी निंदा करता हूं। ये साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सीरिया के राष्ट्रपति ने घृणित और खूनी नरसंहार बताया, जबकि जॉर्डन ने इसकी तुलना युद्ध अपराध से की। पीछे रूस भी नहीं रहा। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, अस्पताल पर हमला युद्ध अपराध है। अंतिम जिम्मेदारी उनकी बनती है जो अलग अलग देशों में युद्ध से पैसे बना रहे हैं। लेकिन इन बयानों के बावजूद ऐसा नहीं है कि इजराइल अकेला है। अरब और मुस्लिम देश जहां फिलिस्तीन के पीछे खड़े हैं, तो अमेरिका और यूरोप नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं। इसकी झलक तब भी देखने को मिली जब राष्ट्रपति बाइडेन तेल अवीव पहुंचे और अस्पताल पर हमला मामले में इजराइल को क्लीन चिट दे दी। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though वहीं जर्मनी के चांसलर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अस्पताल पर हमला करने वालों का पता लगाना जरूरी है। इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, गाजा में अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत से गहरा सदमा लगा। जंग में आम लोगों का मारा जाना गंभीर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तीसरे विश्व युद्ध का संकट इसलिए भी मंडराता दिख रहा है क्योंकि भूमध्य सागर में अमेरिका का बहुत बड़ा बेड़ा उतर चुका है। ये वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आधुनिक रेडार, फाइटर जेट और घातक मिसाइलों से हर वक्त लैस रहते हैं। अमेरिका के हजारों जवान मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन और जर्मनी भी हथियारों की खेप दे रहे हैं। यानी तैयारी कुछ ऐसी है कि अगर युद्ध भीषण हुआ तो इजराइल की तरफ से वो कूद पड़ेंगे और यहीं से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इस बीच हिजबुल्लाह ने धमकी भरा वीडियो जारी किया है। इजराइल को उससे चेतावनी दी है कि उसकी रादवान यूनिट के 5000 लड़ाके तैयार बैठे हैं। इसे हिजबुल्लाह का डेथ स्क्वाड कहा जाता है। यह यूनिट हमास जैसा हमला करने की तैयारी में है। उसे धमकी दी है कि जिस तरह 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास ने कहर बरपाया, ठीक उसी तरह की तबाही उत्तरी इजराइल में होने वाली है। तो क्या फिर जल्द थल नभ तीनों ओर से हमले की साजिश है? हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर पर एक्टिव है और उसको ईरान का समर्थन है। ऐसे में दोनों मिलकर इजराइल के खिलाफ नया फ्रंट खोल सकते हैं। उनको अरब देशों का समर्थन भी मिल रहा है। तो फिर इसका असर आगे क्या होगा, आइए ये समझते हैं। इजराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने में दिक्कत होगी। अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल हो सकता है। इससे अरब देशों में अमेरिका और इजराइल के प्रति नाराजगी बढ़ेगी, जिसका फायदा आगे चलकर चीन और रूस को होगा और वो इस क्षेत्र में पकड़ बना सकते हैं। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा तो अमेरिका को अपनी सैन्य तैनाती इस तरफ बढ़ानी होगी, जिससे चीन और उत्तर कोरिया का हौसला बढ़ेगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना तय है। एक यहां पर कैंप 4 पर जरा विजाइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना है। जरा सोचिए, अभी इस वक्त ईरान के विदेश मंत्री दुनिया का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्यों ईरान ने मुस्लिम देशों से कहा है कि इजराइल को बॉयकॉट करो? क्यों ईरान ने कहा है कि तेल के ऊपर चोट करो? अरब वर्ल्ड शायद वो करने का प्लान कर रही है इजराइल के साथ जो नेटो और यूरोपियन देशों ने रूस के साथ किया। इजराइल को पूरी तरह अलग थलग कर देने का प्लान है। इजराइल को घुटनों पर लाने का प्लान है और इसीलिए अरब वर्ल्ड की मोर्चाबंदी कर रही है और इसीलिए पोस्चरिंग के तौर पर मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में अमेरिका के एम्फीबियस ग्रुप आ चुके हैं, जिससे कि युद्ध के हालात तो कम से कम टाले जा सके पोस्चरिंग मात्र से। गाजा के अस्पताल में हुए धमाके ने पूरी दुनिया में विरोध की चिंगारी भड़का दी है। फिलिस्तीन से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। करीब 24 घंटे से प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। न सड़कों पर सैलाब थम रहा है, ना ही लोगों का गुस्सा कम हो रहा है। आज दिन भर कई देशों में हिंसक प्रदर्शन हुए। आप जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं, ये देखिए जरा, वो नबलस की, नबलस वेस्ट बैंक का इलाका, यहां दिन में भी गोलियां चलती हैं, धमाके होते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर रमल्ला में भी देखने को मिली। इजराइल के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर थे। फिर
यहां भी इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अम्मान में भी हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर नाराजगी जताई, बेगुनाहों की मौत के लिए इंसाफ की मांग की। कहा यह भी जा रहा है कि हिजबुल्लाह की अपील के बाद ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसमें लोगों से घरों से बाहर निकलने की अपील है। लेकिन दिन में विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कुछ नहीं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। गाजा के अस्पताल में हमले के बाद आधी रात को लोग सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीरें देखें आप, रमल्ला, लेबनान, जेनिन, यरूशलेम, जॉर्डन, इस्तांबुल, सीरिया, स्पेन, जिसमें टर्की में तो हालात बहुत खराब हो गए थे। दोनों की एम्बेसी के ऊपर हमला किया गया। इजराइल और अमेरिका की एम्बेसी, लेबनान में एम्बेसी के ऊपर हमला किया गया। रमल्ला में गोलीबारी हुई है और जेनिन में गोलियां चली हैं। इसके अलावा यरूशलेम में फायरवर्क से अटैक किया गया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमले के चंद घंटे बाद ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। अस्पताल पर हुए हमले ने आधी रात में पूरी दुनिया को जगा दिया। रामल्ला से लेकर लेबनान, जॉर्डन, इस्तांबुल तक और जेनिन से लेकर यरूशलेम, सीरिया, स्पेन तक विरोध की चिंगारी ऐसी भड़की कि आग बन गई। अस्पताल में धमाके की खबर जैसे ही जेनिन पहुंची, सड़कों पर लोगों का सैलाब दिखने लगा। लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर नारे लगाने लगे। सड़क पर सैकड़ों बाइक की लाइन लग गई। प्रदर्शन की शुरुआत ही हुई थी कि जेनिन में ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। लोगों ने इजरायली फौज की गाड़ियों को घेर लिया। उस वक्त सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ थी। इजरायली सेना ने गोलियां चलाई और अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आगजनी भी शुरू हो गई। कई गाड़ियां फूंक दी गईं। जेनिन में आधी रात को सड़कों पर अंधाधुंध गोलियां चली। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा, भगदड़ मच गई। इस वक्त तक अस्पताल पर हमले की खबर दूसरे पड़ोसी देशों तक फैल गई। जॉर्डन में इजरायली एम्बेसी के बाहर सड़कों पर हजारों लोग पहुंच गए। चंद पल में ही प्रदर्शनकारियों ने आसपास की जगहों में आग लगा दी। इजरायली एम्बेसी के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। पूरे इलाके में ऐसी आगजनी और अफरा तफरी मची कि यहां भी सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी। जॉर्डन में एक बार नहीं, कई बार झड़प हुई। लाइंस ऑफ डिवीजन इतनी ज्यादा शार्प हो गई हैं कि इनको पाटना मुश्किल पड़ेगा न जाने कितने जनरेशंस तक। और आप ये जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? एक सबसे बड़ी वजह, और सबसे बड़ी वजह जो विशेषज्ञों की राय है वो ये है कि इतना कमजोर अमेरिका कभी नहीं था इतिहास में, और ये कमजोर अमेरिका की वजह से ये हालात हो रहे हैं। और वो रोल लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो सिर्फ डेटा कलेक्शन सेंटर बन के रह गए हैं। गाजा के अल अहली अस्पताल के धमाके और खून खराबे ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। अस्पताल पर गिरा बारूद अरब देशों को सुलगा रहा है और पूरी दुनिया को जलाने की बड़ी वजह बन गया है। इस घटना के बाद पूरा मध्य पूर्व अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। एक धमाके ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूरे प्लान को चौपट कर दिया है, और जो बची कुची कसर थी वो उनके बयान ने चौपट कर दी कि इसके पीछे कोई और है, इजराइल नहीं। बाइडेन का इजराइल के बाद जॉर्डन जाने का कार्यक्रम था, जहां उनकी अरब के 3 देशों जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के 3 नेताओं से आमने सामने की मुलाकात होने वाली थी।
लेकिन गाजा के अल अहली अस्पताल हमले के बाद जॉर्डन ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया कि अब बाइडेन जॉर्डन नहीं जा रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका और अरब देशों में साफ तौर से तलवारें खिंच गई हैं। इजराइल में बाइडेन के बयान भी अरब देशों के लिए बड़े झटके जैसे हैं। ज्यादातर अरब देशों ने अस्पताल हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना है, लेकिन बाइडेन ने नेतन्याहू के बगल में बैठकर इजरायली फोर्स को क्लीन चिट दे दी। बाइडेन ने साफ शब्दों में कह दिया, अस्पताल पर हमला इजराइल ने नहीं किया है, हमला दूसरे पक्ष ने किया है, यानी बाइडेन का इशारा हमास की तरफ है। नेतन्याहू से बाइडेन की मुलाकात अस्पताल में बड़े ब्लास्ट के बाद हुई, इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि बाइडेन नाप तोल कर बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने किस तरह के बयान दिए, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अमेरिका और अरब देशों के बदलते समीकरण की बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो बात यह है कि आज की तारीख में अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यहूदी या ज्यूस का इतना ज्यादा डोमिनेशन है कि बाइडेन लाइन इधर से उधर जंप भी नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया की नजर तेल अवीव में हुई इस बड़ी मुलाकात पर थी। अरब देश भी जानना चाहते थे कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले के करीब 16 घंटे बाद हो रही इस मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कहते हैं। लेकिन इस तस्वीर ने ही बाइडेन का स्टैंड क्लियर कर दिया। बाइडेन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से गर्मजोशी से मिले और फिर इसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमेरिका का स्टैंड पानी की तरह साफ कर दिया। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. अस्पताल में हुए धमाके के बाद इजराइल सवालों के घेरे में था, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दे दी। ये अरब देशों को एक मैसेज था। इसी के साथ बाइडेन ने दूसरा संदेश दिया, पूरी दुनिया को बताया कि इस लड़ाई में अमेरिका हर तरह से इजराइल के साथ है। For a simple reason. I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. The fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. Mr. President, Joe, I want to thank you for coming here today and for the unequivocal support you have given Israel during these trying times, a support that reflects the overwhelming will of the American people. बाइडेन से पहले नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को हमास के बर्बर हमले की पूरी डिटेल बताई। On October 7th, Hamas murdered 1,400 Israelis, maybe more. This would be equivalent to over 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29 11s. Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. मैसेज क्लियर है, अमेरिका इजराइल के लिए अरब देशों से भिड़ने के लिए भी तैयार है। इसीलिए बाइडेन कह रहे हैं कि वो कल भी इजराइल के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। नेतन्याहू ने बाइडेन को क्यों आमंत्रित किया? या बाइडेन खुद यहां पर आना चाह रहे थे इसलिए नेतन्याहू ने खुद आमंत्रित किया? यह भी एक कनेक्शन हो सकता है। लेकिन बाइडेन के आने से पहले जितना भी होमवर्क, जितना भी ग्राउंड वर्क ब्लिंकन ने किया, एक रॉकेट अटैक ने अस्पताल पर सब कुछ स्वाहा कर दिया। और यह सोचने वाली बात है, लेकिन यह तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अभी इस वक्त के हालात है वहां पर। ये गाजा के हालात, जब अटैक हुआ था गाजा की तरफ से, तब के हालात हैं। सोचने वाली बात है यह है, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका गाजा के अल अहली अस्पताल हमले को लेकर वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगा। लेकिन बाइडेन ने 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका की पोजीशन क्लियर कर दी है। सवाल पूछे जा रहे हैं, बाइडेन ने इजराइल को इतनी जल्दी क्लीन चिट क्यों दी? इसे लेकर टीवी 9 भारतवर्ष के पास बड़ी खबर है। खबर है कि CIA से हरी झंडी के बाद ही बाइडेन ने हॉस्पिटल ब्लास्ट पर बयान दिया।
सोर्सेज के हवाले से यह भी पता चला है कि अस्पताल पर हमले को लेकर सीआईए के पास कुछ सबूत हैं। सीआईए को हमले में इजराइल का हाथ नहीं होने के सबूत मिले हैं। इस बीच बाइडेन के ऑफिस से बड़ी बात कही गई है। यह बताया गया कि पेंटागन इस नतीजे पर पहुंचा है कि गाजा के अस्पताल पर इजराइल ने बमबारी नहीं की थी, लेकिन इस धमाके ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एयरफोर्स वन की उड़ान भरने से ठीक पहले पता चला कि अरब देशों के नेताओं ने जॉर्डन में होने वाली बैठक रद्द कर दी है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने कहा, इस समय युद्ध को रोकने के अलावा कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। ये बाइडेन के लिए एक कूटनीतिक झटका है। बाइडेन अरब देशों के नेताओं से मिलकर मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धमाके ने उनकी रणनीति फेल कर दी। रही सही कसर बाइडेन के अस्पताल पर धमाके को लेकर दिए गए बयान ने पूरी कर दी। जैसे ही बाइडेन ने इजराइल को इस धमाके में क्लीन चिट दी, अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बना रहे देशों को मौका मिल गया। ईरान से लेकर रूस तक आक्रामक बयान देने लगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने अस्पताल धमाके को वॉर क्राइम बताया। रूस की तरफ से कहा गया कि धमाके के सैटेलाइट सबूत दिए जाने चाहिए, जिससे साबित हो कि इसके पीछे इजराइल नहीं है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, इस अपराध के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। हालांकि अमेरिका के सहयोगी देश इस मामले में इजराइल को क्लीन चिट दे रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा, तथ्यों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी नतीजे पर पहुंचना बड़ी गलती होगी। अस्पताल में धमाके से अरब देशों में उबाल है। इस बड़े घटनाक्रम के बीच जेद्दाह में 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की बैठक हुई। बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की। ईरान ने इजराइल को हो रही तेल सप्लाई रोकने को कहा। ईरान की तरफ से कहा गया कि सभी मुस्लिम देश इजराइल से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ लें। और आइए अब देखते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें टॉप 9 में। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए और मसूर की 425 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मिली मंजूरी। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटा बीवी समेत आजम खान को 7 साल जेल की सजा। फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में दोषी करार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 300 छात्र बीमार, खाना खाने से बिगड़ी तबीयत। हरियाणा के झज्जर में आशा वर्करों का धरना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के घर के बाहर किया प्रदर्शन, वेतननामा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में कीर्ति नगर की फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने आग बुझाने में मदद में जुटी। जयपुर में नोटों की गड्डी पर लगने वाली पर्चियों का अंबार मिला। चंडीगढ़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी पर नहीं थम रहा है विवाद, आज धरने पर बैठे सभी पार्टियों के मेयर और पार्षद। पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति को लेकर बड़ा कदम उठाया, स्वर्ण मंदिर में 35,000 बच्चों को दिलाई शपथ। पंजाब के मोहाली में हथियारों के साथ गैंगस्टर पकड़ा गया, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के लिए करता था काम।